हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास मूल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि चिल्ड्रन हम जानते हैं, एटॉमिक मास, इस नाम से आपको समझ आ रहा है कि एटॉमिक मास का मतलब है इट इज द मास ऑफ एन एटम। अब मास ऑफ एन एटम का मतलब एक छोटे से एटम का मास कितना है। आप जानते हैं मास को जब हम डिफाइन करेंगे तो आपको समझने के लिए, मास को मेज़र करने के लिए किसी न किसी स्केल की ज़रूरत होगी, और वो जो स्केल होगा वो ऑफ कोर्स एटॉमिक स्केल पर ही चाहिए, एटम के मास के आसपास का चाहिए। अब सबसे पहले जब इसके लिए शुरुआत हुई तो एक एलिमेंट को रेफरेंस एलिमेंट माना गया, और वो रेफरेंस एलिमेंट था सबसे पहले था वो हाइड्रोजन। उसके बाद में फिर चेंजेस आए, उसके अंदर कुछ परेशानियां आई, तो फिर एक ऑक्सीजन को रेफरेंस एलिमेंट माना गया, O16 को। और आज जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर कार्बन इज द रेफरेंस एलिमेंट। तो इसका मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन आया, और आज की अगर हम बात करें तो वो कौन है? कार्बन एटम। अब इसको अब कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो HOC आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई कार्बन की अगर अब बात करी जाए तो कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने आइसोटोप्स के ऊपर चर्चा करी थी। तो कार्बन के ये 3 आइसोटोप हैं। अब इन तीनों आइसोटोप में से ये वाला आइसोटोप हमने चूज करा है। दिस इज रेफरेंस एलिमेंट। तो भाई ये रेफरेंस एलिमेंट क्यों लिया, बाकी सब चीजें क्यों नहीं ली? एक तो C12 की अगर हम बात करें तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, C14 रेडियो एक्टिव है, सो रेडियो एक्टिव लेस है। ये इजीली अवेलेबल है, ये नॉन रिएक्टिव है, और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सो नॉन वोलेटाइल है। सॉलिड मतलब नॉन वोलेटाइल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इसको ख़ास बनाती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी सब की सब गैस थी, इसके साथ में ये है कि ये सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो अच्छी बात है, लेकिन नॉन वोलेटाइल तो ये बाकी भी हैं। C13 भी ले सकते थे, 14 ले सकते थे, ईजिली अवेलेबल है। रेडियो एक्टिव नहीं है C14 की तरह। अगर हम बात करें C14 इज रेडियो एक्टिव, वेरिएशंस आएंगे। सो दिस इज द वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एटॉमिक मास यूनिट के लिए, जो नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज अ स्केल। टू कंपेयर मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास को कंपेयर करने के लिए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरा वेट जो है, एज्यूम कर लेते हैं 70 kg है, इसका मतलब मेरा वेट 70 kg है, तो मेरे वेट को कंपेयर करने के लिए 1 kg के 70 बांट चाहिए होंगे। इसका मतलब AMU एक स्केल है जिससे किसी भी एटम को कंपेयर करा जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास अगर 10 है तो उसका मतलब ये होगा कि उस एटम का मास 10 बार एक स्केल को मल्टीप्लाई करके हम यूज़ करेंगे, तब जा करके इसको बराबर कर पाएंगे। क्या है? हमने अपना स्केल माना हुआ है C12। C12 का मतलब अजम्पशन है कि भाई मास ऑफ C12 एटम is 12 atomic mass unit. Mass of C12 is 12 atomic mass unit। ये assumption है, मान लिया गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नहीं, एक AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये आप बता दीजिए क्या होता है, तो क्या बोलना है भाई?
C12 का जो मास है वो 12 AMU है। मैं तो कहूँगा 1 AMU बताइए, तो आपको बताना होगा इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 AMU। ठीक है, आजकल इसका एक नया नाम है, इसका एक नया नाम है, U से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। एक इसका और भी नाम है डाल्टन, 1 डाल्टन DA, ऐसे करके रिप्रेजेंट करें। तो आपको ये याद रखना है, यूनिफाइड मास, डाल्टन और एटॉमिक मास यूनिट, तीनों चीज़ें एक ही हैं। और एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है, इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। एटॉमिक मास को और अच्छे से गहरे से समझने के लिए आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए C12 एटम ही है, तो C12 एटम के लिए हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना होगा इसका, 12 AMU। तो एटॉमिक मास का एक यूनिट होगा, और यूनिट क्या होगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। और तीसरी चीज होगी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये देखिए तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को अच्छे समझते हैं। पहली चीज क्या है, एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ वन एटम, और इसका यूनिट होता है AMU। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है, जैसे 12 AMU है, तो मैंने इसमें क्या करना है, 12 की जगह पर 12 तो ठीक है, AMU का मतलब जो है, जो भी AMU लिखा हुआ है उस AMU की बजाय अपन लोग यहां पर यूज करने वाले हैं ग्राम। यानी एटॉमिक मास का यूनिट AMU की बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेनी है 12, लेकिन यूनिट चेंज कर दिया ग्राम। जैसे ही आप इसको बोलोगे ग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग 1 ग्राम एटम ऑफ C12। बात समझ पा रहे हैं आप? मैंने AMU को हटा करके क्या बोल दिया है, ग्राम लिख दिया है। और जैसे मैं ग्राम लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मतलब 1 मोल एटम ऑफ C12। इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका एक तीसरा भी नाम है, दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ C12। बेसिकली क्या है, ये है मास ऑफ 1 मोल C12। जो सब्सटेंस है C12, उसका 1 मोल जब हम यूज करेंगे, उसका जो मास है उसको हम लोग 12 ग्राम बोल रहे हैं। AMU को हटा करके मैंने क्या करा है, ग्राम यूज करा है, और बाकी सारी चीजें इस तरीके से बदल जाती है। चलें आगे। अगली चीज है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ C12 एटम टू 1 AMU। अब ये तीन चीजों को और डिटेल्स में अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 AMU का मतलब है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और ये जो वैल्यू आई
ये कैसी वैल्यू थी, कहाँ से आई थी, ये अजम्पशन से आई थी, एज्यूम्ड वैल्यू थी। बाद में क्या हुआ, एक मशीन बनी मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और उससे C12 के एक एटम का जो मास था वो निकल के आया 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये जो मास था वो कितने के बराबर था, 12 AMU के बराबर। ये मेजर्ड वैल्यू थी, और 12 AMU एज्यूम्ड वैल्यू थी। तो मेजर्ड वैल्यू और एज्यूम्ड वैल्यू में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये हमने एज्यूम करा था, ये बाद में हमने तौला, नापा तौला, ठीक है भाई। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालने की बात आई, तो अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 AMU का मतलब क्या होगा, 1.9926 over 12 10⁻⁻23 ग्राम। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको आप लिख पाएंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम। आपको इसको अच्छे से नोट करना है और इसको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काम आएगा, डायरेक्टली वैल्यू एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे चल रहे हैं। अब सवाल ये होगा कि भाई एक AMU का मतलब इतने ग्राम, लेकिन एक ग्राम का मतलब कितने सारे AMU। तो ठीक है, हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। 1.99 10⁻⁻23 9926 10⁻⁻23 ग्राम, इसका मतलब है 12 AMU। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम का मतलब क्या होगा, 12 ओवर 1.9926 10⁻⁻23 AMU। इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए पावर को ऊपर ले जाते हैं, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 6.022 10⁻23 AMU। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आज के बाद आपको ये समझ आया कि किसी भी चीज़ को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें और AMU में रिप्रेजेंट करें तो ये दो रिलेशन है। एक AMU का मतलब इतने सारे ग्राम और एक ग्राम का मतलब इतने सारे AMU। दिस नंबर, इस नंबर का नाम है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई, दिस नंबर इज एवोगैड्रो नंबर। अब आपने करना क्या है कि 1 ग्राम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 AMUs। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई दोनों तरफ आप 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ आएगा कि भाई यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये 12 ग्राम हो गया, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पार्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है, मास ऑफ C12 एटम। तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ C12, 1 C12 एटम। और इतने बड़े इस नंबर को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एवोगैड्रो नंबर, Na से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज मास ऑफ 12 ग्राम लिखते हैं। सो 12 ग्राम, देखिए एक एटम का मास, एक एटम का मास इनटू दिस मच नंबर, इसका मतलब ये इतनी चीजें कभी भी आएंगी, इतनी सारी चीजें कभी भी आएंगी, इसको बोलते हैं हम लोग 1 मोल। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल C12 एटम्स। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ C12 एटम्स कितना आएगा, 12 ग्राम। सो दिस इज द प्रूफ कि भाई अगर हम किसी भी एटम का मास AMU में लेते हैं तो वो एक एटम का मास आएगा,
और अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू यही यूज करें 12 ग्राम 12, बस एएमयू को हटा करके ग्राम लगा दें तो ये बन जाता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ऐसा क्यों बन जाता है? क्योंकि 1 ग्राम का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब है 6.022 10 to the power 23। कोई भी चीज अगर इतनी होंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 मोल। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है C12 का, तो दिस इज मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ 1 एटम। इसका यूनिट होगा AMU। AMU की जगह पर यूनिट और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं 1 U और इस्तेमाल कर सकते हैं 1 डाल्टन। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है इट इज द रेशो। मान लीजिए मैं कार्बन की ही बात कर लूं तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ C12। C12 तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ C12। तो यहां पे लिखेंगे मास ऑफ C12 ओवर 1 AMU। तो किसी भी एटम का मास जितना भी होगा AMU में, उसको 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। इसका यूनिट क्या होगा? 12 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 24 ग्राम का मतलब 2 मोल, तो इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो 3 चीजें हैं, एटॉमिक मास, एक एटम का मास, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस। यूजुअली जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, भाई ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? 16। रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं यूजुअली, बोलते शॉर्ट में उसको एटॉमिक मास है कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो वो एटॉमिक मास नहीं होता, बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18। तो वो 18 क्या है? रिलेटिव। उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसी बेसिस पे आप मोलिक्यूल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोलिक्यूल की बात करेंगे तो मोलिक्यूल की बात करते हैं, मोलिकुलर मास। देखिए, मोलिकुलर मास पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो लिखेंगे मोलिकुलर मास, दूसरा लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, तीसरा लिखेंगे रिलेटिव मोलिकुलर मास। ये 3 तरह की चीजें हैं और ये सब के सब कॉमनली हम इसको मोलिकुलर मास के नाम से जानते हैं। क्या मतलब है? मोलिकुलर मास का मतलब क्या है? इट इज द समेशन ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms in a molecule। जैसे मैं कहूं वाटर, तो वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो वाटर में हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, ऐसे कहीं देखा होगा आपने वाटर। तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, टोटल कितना आ जाएगा भाई? 18 AMU। सो दिस इज बेसिकली मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। 18 AMU इज द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। यस, दिस इज अ मोलिकुलर मास। जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबके एटम्स का मास, उसका समेशन मोलिकुलर मास। नेक्स्ट है ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे वाटर है, तो वाटर को हमने देखा कि वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18। अब इस 18 में अपन लोग क्या लगा दें?
अपनी तरफ से जोड़ देते हैं इसमें ग्राम, और जैसे ही ग्राम जोड़ेंगे 18 ग्राम, यस दिस इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। और ग्राम मोलिकुलर मास जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम मोलिक्यूल वाटर। 1 ग्राम मोलिक्यूल वाटर मतलब 1 मोल वाटर। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव मोलिकुलर मास। इसका मतलब क्या है? इट इज अ रेशियो, सिंपल, जैसे एटॉमिक में था वैसे यहां पर भी है। दिस इज, इट इज द रेशियो ऑफ mass of one molecule to 1 AMU। मैं वाटर की बात कर लेता हूं, रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU। एक AMU उससे डिवाइड कर दीजिए, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 18, and this is unitless। इसका यूनिट क्या होगा? AMU। या फिर यूनिफाइड मास या फिर डाल्टन। इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम, और 1 मोल का है इसलिए ग्राम पर मोल। 1 मोल की चीज ग्राम पर मोल। 1 मोल की चीज का नाम होता है मोलर, तो इसका नाम हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा हो। कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा। क्या फर्क है भाई? मैंने 1 ग्राम एटम लिख दिया ऑक्सीजन का, मैंने 1 ग्राम मोलिक्यूल लिख दिया ऑक्सीजन का। तो चिल्ड्रन, ये जो ऑक्सीजन है वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? एटम लिखा हुआ है, और ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये एटम ऑक्सीजन तो यहां से आ गया, ऑक्सीजन यहां भी आएगा, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ में क्या लगा हुआ है? मोलिक्यूल, और ग्राम मोलिक्यूल का मतलब 1 मोल। सो इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल। मोल का मतलब क्या होता है भाई? मोल का मतलब है 6.022 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स, और यहां पर 1 मोल का मतलब है 6.022 10 to the power 23 O2 मोलिक्यूल्स। उम्मीद है आपको इतना क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे कहूं 1 ग्राम आयंस ऑफ नाइट्राइड, इसका मतलब क्या है? ग्राम आयन का मतलब फिर से वही होगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन। और 1 मोल का मतलब क्या होता है भाई? 6.022 10 to the power 23 नाइट्राइड आयंस। इसका मतलब क्या होगा? एक नाइट्राइड आयन पर 3 यूनिट चार्ज है, इसका मतलब 6.022 10 to the power 23 इंटू, यहां पर लिखेंगे हम चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है? नाइट्रोजन एटम है, 7 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो इसका मतलब इतने सारे इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स।
इसका मतलब होगा 6.022 10 to the power 23 इंटू 1.6 10 to the power minus of 19 कूलम इंटू 3। ये जो चीज दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है हमारे पास तकरीबन 96500 कूलम इंटू 3। ये जो 96500 कूलम है ना, 96500 कूलम, इसको अपन लोग बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। 1 फैराडे चार्ज, और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, 1F। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 फैराडे चार्ज। इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम आयंस ऑफ नाइट्राइड आयन, दिस मीन्स 3 फैराडे चार्ज उनके पास है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई 5 ग्राम आयंस ऑफ कार्बोनेट, हाउ मच फैराडे चार्ज, हाउ मच चार्ज, पहला इन फैराडे और दूसरा इन कूलम। कितना फैराडे में चार्ज होगा, कितना कूलम में चार्ज होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो देखना है 5 ग्राम आयंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। चलिए इसका मतलब है 5 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बोनेट आयंस। इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। एक कार्बोनेट आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, तो इसका मतलब जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेस ऑफ चार्ज। चलिए इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप जानते हैं ये सारा का सारा चार्ज कितना है, 1 फैराडे, तो ये मतलब हो जाएगा इसका 5 इंटू 2 10 फैराडे। और 1 फैराडे चार्ज का मतलब, तो ये तो हो गया भाई फैराडे में कितना चार्ज हो गया, 10 फैराडे चार्ज हो गया। और 1 फैराडे चार्ज का मतलब कितना होता है, 96500 कूलम, तो इसका मतलब हो जाएगा 965,123 कूलम और 9.65 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। सो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके लिए आ सकते हैं, आप इस पर कमेंट करें। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास की बात करें, तो आपको थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों के एटॉमिक मास आपको सलाह दी जाती है, रिलेटिव एटॉमिक मास लर्न कर लेने चाहिए। कौन है वो? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, फॉस्फोरस 31, आयरन 56, सिल्वर 108, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम हो गया, ब्रोमीन 80, ब्रोमीन 35, 80 एटॉमिक मास। ओके, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती डेली लाइफ में, और वैसे भी अगर पड़ेगी तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है। सल्फर नहीं लिखा हमने, सल्फर 32। चलिए ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं इससे हम करने ये वाले हैं कि आपको मोलर मास अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, भी वाटर का मोलर मास बताइए, तो कैसे निकालना है? आपको निकालना है ऐसे, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 18। ये कौन सी चीज़ है? ये रिलेटिव मोलिकुलर मास है वाटर का। और ये सारी चीज़ें कौन है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास है इन सारे एलिमेंट्स की।
रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब, फिर एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, AMU जोड़ दीजिए। जैसे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 23 AMU, तो इसका मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम। तो इनको याद रखने से बाकी यूनिट्स आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया। भाई अमोनिया का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन, 3 × 1 टोटल हो गया भाई 17। अब थोड़ा से बड़े मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, ये ठीक रहता है भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। आपको थकान हो गई होगी, काफ़ी देर से आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्लूकोन डी पीते हैं। हाँ भाई 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास, 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 72 + 12 + 96 180। ये यार ग्लूकोज ना थोड़ा सा हल्का मीठा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहिए अपने को, चीनी डाल दें जी हाँ, इसको बोलते हैं सुक्रोज, इसको बोला आपने ग्लूकोज। सुक्रोज जो है वो ज़्यादा मीठा है, चीनी घर में यूज़ करते हो ना चीनी, वही है बस। तो 11 × 16, इस सब का टोटल आएगा भाई 342। अब यार एक किंग ऑफ केमिकल्स की बात कर लेते हैं, केमिकल्स आए और किंग ना आए तो फिर वो थोड़ा सा नाइंसाफी है। H2SO4, H2SO4 की बात करें तो 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16, ये सब बन जाएगा 98। तो आपको इन सबको क्वेश्चंस को लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, मोलिकुलर मास आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। चिल्ड्रन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई पानी की बात कर लें, ये एक बीकर है और इसमें कुछ पानी भरा हुआ है और मैंने कहा 18 ग्राम पानी है भाई, बताओ कितना पानी है, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, हम लोग तो बहुत होशियार लोग हैं, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ वाटर। मैंने कहा वाकई में होशियार हो यार। तो अगर ये पानी 36 ग्राम होता, 36 ग्राम ऑफ H2O होता, तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते 2 मोल ऑफ वाटर। और अगर मैं कहूँ ये 90 ग्राम होता तो क्या मतलब होता, तो आप बोलते 5 मोल्स ऑफ वाटर। तो 5 मोल ऑफ वाटर कैसे बोलते हैं, तो आप देखिए अनजाने में ना एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि जितना भी सब्सटेंस है ना उसको आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, और ये मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। सो हाउ टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। W है सब्सटेंस का वेट इन ग्राम और M है उसका मोलर मास, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, इसका मतलब यह होगा, ये जो चीज आपको दिख रही है नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज W/M। ठीक, अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास लेट्स से 96 ग्राम ऑफ मीथेन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा W/M। W कितना भाई ग्राम में 96 ग्राम। मोलर मास ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे हम, एक कार्बन है, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा 16 ग्राम पर मोल। यहां पर 16 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम उड़ गया और इससे गया, ये 6 बार मोल चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब हो जाएगा 6 मोल ऑफ मीथेन। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब 6 मोल के अंदर अगर हम आपसे बात कहें कि भाई 6 मोल के अंदर कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो इसी क्वेश्चन में समझते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, और फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो मुझे ये बताइए, मीथेन का एक मॉलिक्यूल है ये, और इस मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे, 6 मोल है, 6 मोल का मतलब, एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
और इसका मतलब हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स। तो भाई यहां पर 6 मोल हैं, तो 6 मोल का मतलब 6 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। अब एक मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 6 Na इंटू 1 कार्बन एटम्स। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल? एक मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल, 6 मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन, इतने सारे मॉलिक्यूल में 6 Na इंटू 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स। समझ पा रहे हैं? नहीं? एक बार दोबारा से देखो। देखिए ऐसा एक और सवाल करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, पहले W/M इक्वल्स टू N/Na, ये फॉर्मूला है। ये क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जिसकी भी बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये है उस सब्सटेंस का मोलर मास। ये क्या चीज है? क्वांटिटी इन ग्राम्स। दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू मालूम है आपको 6.02 × 10⁻23। इसको शॉर्ट में Na से ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन, और इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ C6H6 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। फिर बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, और फिर बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। सॉल्व करें भाई। देखिए ये ग्राम है, ग्राम का मतलब W आपको मालूम है, बेंजीन है C6H6 सॉल्यूशन, C6H6 मोलर मास कितना होगा? 6 कार्बन 12, 6 हाइड्रोजन 1, 78। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू W/M, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। N इक्वल्स टू 3.9 ओवर मोलर मास 78 इक्वल्स N/Na। आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पर पॉइंट है ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करें और इस पॉइंट को बोले भाई तुम जाओ यहां से, 39 1 सा और ये 2 सा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे पूछे होते तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल के आ गए भाई 0.5, एक तो ये मोल्स आ गए। लेकिन अब इस सवाल में मोल्स नहीं पूछ रहे आपसे, सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। इसका मतलब N पूछा जा रहा है, ये वाली चीज, ये क्या होगी? तो इसको निकालते हैं। दिस इज 0.5, तो N का मतलब हो जाएगा 0.5 Na। Na कितना होता है भाई? 6.022 × 10⁻23। तो N की वैल्यू आ गई 3.011 10⁻23 बेंजीन मॉलिक्यूल्स। सो इसका आंसर आपके पास आ चुका है, C6H6 मॉलिक्यूल्स। एक आंसर आ गया। बी का आंसर क्या है? कार्बन एटम्स कितने होंगे? जितने भी बेंजीन मॉलिक्यूल्स है ना, एक बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स हैं। एक बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन के ना 6 एटम्स हैं। तो बताओ इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? तो बताइए कार्बन एटम्स बता दो भाई, शराफत से बताओ भाई। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और किस में मल्टीप्लाई करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 × 0.5 Na। अब ऐसे ही मैं पूछूंगा हाइड्रोजन एटम्स बता दो, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? इसमें हाइड्रोजन एटम्स यहां से देखो, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। तो 6 × 0.5 Na, यस दिस इज द हाइड्रोजन एटम्स, 3 Na 3 Na।
उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्या है? 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6। इसका मोलर मास यहीं पे निकाल लो। और इसके क्वेश्चन क्या है? पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बता दो। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स C6H12O6 मॉलिक्यूल्स बता दो। तीसरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे इसमें। चौथा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे इसमें। पांचवा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे इसमें। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो आपको क्या करना होगा? कार्बन आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन जो है C612 है, हाइड्रोजन H11 है, ऑक्सीजन O816 है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं मालूम है तो आप इससे पिछला वाला वीडियो देखें मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट, तो 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो मोलर मास कितना आएगा भाई इसका? मोलर मास आएगा इसका 6 कार्बन एटम्स, कार्बन 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, 6 × 16 टोटल आएगा भाई 180। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताइए भाई नंबर ऑफ मोल्स का। तो W/M। W कितना है? 9। M कितना है? अभी देखा आपने 180। ये कितना हो गया? 1/20। ये नंबर ऑफ मोल्स का एक आंसर आ गया। दूसरा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो आप कैसे निकालेंगे ये सब चीजें? N = W/M = N/Na। ये है एक्चुअल फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला आपकी मदद करने वाला है। तो इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो 1/20 आ रही है। N की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई? N की वैल्यू आएगी 1/20 = N/Na। हमको पता करना है N, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Na को इधर ले जाइए, Na/20। अब किसी ऑप्शन में अगर Na/20 ना हो तो क्या करना है? डिवाइड कर लेना, आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बताइए, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करना पड़ेगा? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कार्बन एटम्स आ गए। भाई हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे? 6 है, 6 × Na/20। अब बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। तो भाई ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है ना, उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं C6H12O6। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? देखिए कार्बन कितने हैं भाई? 6। और कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 ही होते हैं भाई। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। आपको यहां से देखने पड़ेंगे, ये प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन होंगे जब तक चार्ज ना होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना होगा। चलिए, हाँ भाई 6 कार्बन है और 6 प्रोटॉन है उसके अंदर, प्लस 12 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ये दिख रहा है आपको। 6 है, 8 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कैसे मालूम? क्योंकि जब तक चार्ज नहीं है तब तक तो बराबर होता है। अब बात आएगी न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए। 6 कार्बन एटम है, 12 - 6, 12 हाइड्रोजन है, 1 - 1, 6 ऑक्सीजन है,
16 माइनस 8। अब बताइए ये नंबर कितना आ रहा है, ये नंबर कितना आ रहा है, ये कितना है, 48, 12, 60, 96 आया है, ये भी 96 आया है। इसमें क्या आएगा, इसमें ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस कर 84। 96 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर, 96 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर और 84 न्यूट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई, 96 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है Na/20, इलेक्ट्रॉन होंगे 96 इंटू Na/20 और न्यूट्रॉन होंगे 84 इंटू Na/20। उम्मीद है आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, बस यूनिट एएमयू को हटा करके अपन लोगों को क्या करना है, ग्राम, इसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। और उसके बेसिस पर किस तरह के न्यूमेरिकल है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में, जिसका आपको इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।